फ्रेंड्स, ये डिस्क्लेमर है। मैं खुद पर्सनली इंडियन रेलवे से जितना सीख पाया हूँ उसके हिसाब से मैंने ये वीडियो बनाया है। वीडियो का जो कंटेंट है ये फॉरेन रेलवे से, जो बाहर के रेलवेज होते हैं उसमें से ये अलग हो सकते हैं। जहां तक हो सके इस वीडियो में मैंने सही डाटा और इंफॉर्मेशन डालने का कोशिश किया है और ये वीडियो बेसिक नॉलेज शेयरिंग पर्पस के लिए बनाया गया है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक्सेल, शैफ्ट और स्पिंडल के बीच में क्या डिफरेंस है, व्हील किस चीज को कहते हैं और व्हील के अलग अलग जगहों को किस नाम से जाना जाता है, एक्सेल किस चीज को कहते हैं और एक्सेल के अलग अलग जगहों को किस नाम से जाना जाता है, व्हील सेट हम किसे कहते हैं, व्हील और एक्सेल बनाने का जो बेसिक मैन्युफैक्चरिंग मेथड है वो हम इस वीडियो में जानेंगे। व्हील और एक्सेल के क्या केमिकल कंपोजिशंस होते हैं और एक व्हील का जो ट्रेड होता है रेलवे व्हील का, उसको हम क्यों तिरछा करते हैं या टेपर करते हैं जिसे हम कोनिंग कहते हैं, वो इस वीडियो में हम जानेंगे। एक्सेल वो कंपोनेंट है जो मेनली व्हील्स को कनेक्ट करता है और ये घूमता हुआ भी हो सकता है और नहीं घूमता हुआ भी हो सकता है। घूमता हुआ एक्सेल का अगर एग्जांपल लिया जाए तो सबसे बेस्ट है रेलवे का एक्सेल्स, जो हम देखते हैं कि व्हील्स के साथ में एक्सेल भी घूमता है। और नहीं घूमता हुआ एक्सेल का अगर एग्जांपल लिया जाए तो सबसे बेस्ट है ट्रक का जो पीछे वाला एक्सेल है जिसको हम रियर एक्सेल कहते हैं वो। हालांकि रियर एक्सेल जो है ये खुद नहीं घूमता है, बट इसके अंदर में एक्सेल शैफ्ट्स होते हैं और गियर्स होते हैं जो घूमते हैं। शैफ्ट वो कंपोनेंट है जो घूमता है और मेनली पावर ट्रांसमिट करने के लिए इसको यूज किया जाता है। इसका अगर आप कभी भी अपना गियर बॉक्स, बाइक, कार या ट्रक, कभी भी इसका गियर बॉक्स अगर आप खुला हुआ देखे होंगे तो इसके अंदर में आपको काफी सारा शैफ्ट का जो है एग्जाम्पल मिल जाएगा। स्पिंडल वो कंपोनेंट है जो मेनली एक रॉड टाइप का होता है और या तो वो खुद घूमता है या उसके एक्सिस के अबाउट में कुछ और चीज घूमता है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका है आपका जो साइकिल है, साइकिल का व्हील का स्पिंडल। उसमें स्पिंडल तो नहीं घूमता है बट उस स्पिंडल के एक्सिस के अबाउट में पूरा व्हील घूमता है। रेलवे व्हील्स क्या है वो बेसिकली हम सब जानते हैं। एक रेलवे व्हील का अलग अलग जगह का क्या नाम है वो मैं आपको यहां दिखाऊंगा। ये एक व्हील का क्रॉस सेक्शन जो मैं दिखा रहा हूं दोस्तों, ये एक फिक्स्ड क्रॉस सेक्शन नहीं है। ऐसा नहीं है कि हर एक व्हील के लिए यही क्रॉस सेक्शन होता है, बल्कि अलग अलग व्हील का जो डिजाइन होता है उसका ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट के हिसाब से व्हील का जो क्रॉस सेक्शन है वो भी चेंज हो जाता है, बदल जाता है। दोस्तों, रेलवे व्हील में एक और जगह का नाम है टायर्स, जो कि पहले जमाने में यूज किया जाता था। इसलिए कि आज यूज नहीं होता है बोल के मैंने उसको उस इमेज में नहीं दिखाया है। टायर्स जो है वो मेनली पुराने जमाने के लोकोमोटिव्स जो है, खास करके स्टीम लोकोमोटिव्स में यूज किया जाता था और उसका पर्पस यही है कि जब कभी भी कोई व्हील घिस जाता है एक सर्टेन लिमिट के बाद में, तो उस व्हील को रिजेक्ट कर देना पड़ता है। उस जमाने में एक पूरा का पूरा व्हील को रिजेक्ट कर देना काफी महंगा पड़ता था,
क्योंकि ना तो उस टाइम में उतना उसको व्हील को तैयार करने का उतना मशीनरी था, ना ही व्हील को मेंटेन करने का उतना मशीनरी रहा होगा जितना कि आज है। इसलिए एक सेपरेट कंपोनेंट जो है टायर के नाम से उस व्हील के ऊपर में पहनाया जाता था। जब भी घिसता था ये टायर का ट्रेड एक्चुअल में घिस जाता था और एक सर्टेन लिमिट के बाद उस टायर को निकाल दिया जाता था और उस व्हील के ऊपर में एक नया टायर जो है पहना दिया जाता था। आजकल का जो व्हील्स है दोस्तों वो मेनली सिंगल पीस डिजाइन है या मोनोब्लॉक डिजाइन है, जिसमें कि कोई टायर्स नहीं होता है। और आज का व्हील्स का जो एडवांटेज है वो ये है कि इसलिए कि इसके ऊपर में टायर्स नहीं होते हैं तो ये खतरा भी नहीं रहता है कि कहीं टायर चलते चलते लूज होके निकल ना जाए। तो इसलिए जो आजकल के जो व्हील्स हैं ये ज्यादा सेफ है। दो व्हील्स को जो कंपोनेंट या पार्ट टाइटली पकड़ के रखता है उसको एक्सेल कहा जाता है। जैसे कि एक रेल ट्रैक में स्लीपर्स जो है वो रेल को पकड़ के रखता है जिसके चलते रेल गेज मेंटेन्ड रहता है, उसी तरह से एक्सेल जो है वो दो व्हील्स को टाइटली पकड़ के रखता है जिसके चलते व्हील गेज मेंटेन रहता है। एक्सेल में जहां पे व्हील को बैठाया जाता है उसको व्हील सीट कहा जाता है या हब कहा जाता है, एक्सेल हब कहा जाता है। दो हब के जो बीच वाला जगह है उसको एक्सेल बॉडी कहा जाता है और एक्सेल के जिस पोर्शन पे बियरिंग बैठाया जाता है उस जगह को जर्नल कहा जाता है। लोकोमोटिव का अगर ड्राइविंग एक्सेल है जिसको कि एक्सेल शाफ्ट भी कहा जाता है, उस पे दो व्हील्स के अलावा गियर भी माउंट किया हुआ हो सकता है। जनरली जो है दोस्तों वो जो हब होता है एक्सेल का वो सबसे ज्यादा साइज का होता है बाकी एक्सेल का पोर्शन से, क्योंकि जो लोड होता है वो जर्नल के थ्रू से देन हब के थ्रू से व्हील तक ट्रांसफर होता है। और जो एक्सेल का सेक्शन मैं यहाँ पे दिखा रहा हूं ये ऐसा नहीं है कि सभी एक्सेल के लिए बिल्कुल ऐसा ही डिजाइन यूज किया जाता है। जैसे कि पहले व्हील्स में मैंने बताया कि अलग अलग डिजाइन और ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट के हिसाब से व्हील का डिजाइन चेंज होता है, उसी तरह से अलग अलग डिजाइन और ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक्सेल का डिजाइन और सेक्शन भी चेंज होता है। दो व्हील्स और एक एक्सेल के असेंबली को व्हील सेट कहा जाता है। लोकोमोटिव्स की अगर बात की जाए, अगर उसका व्हील सेट जो है वो किसी ट्रैक्शन मोटर के थ्रू से ड्रिवन होना है देन उस व्हील सेट में एक मेन गियर या बुल गियर जो भी कह लीजिए वो भी माउंट किया हुआ होगा। एक्सेल के ऊपर में व्हील्स को या बुल गियर को जो है वो प्रेसिंग करके टाइटली फिट किया हुआ जाता है, जिसको टेक्निकली हम इंटरफेरेंस फिट भी कहते हैं। ये इतना टाइट फिट होता है कि व्हील्स, एक्सेल और बुल गियर के आपस में किसी भी तरह का कोई मोशन नहीं होगा। ये व्हील सेट जब भी घूमेगा एक साथ घूमेगा, एक सेम स्पीड में घूमेगा। ये एक लोकोमोटिव व्हील सेट का ड्राइंग है जिसमें आप देख सकते हैं कि अलग अलग कंपोनेंट्स जो है वो माउंट किए हुए हैं। ये एक लोकोमोटिव व्हील सेट का इमेज है। बेसिकली एक्सेल्स जो है दोस्तों वो स्टील फोर्जिंग के थ्रू बनाया जाता है और व्हील्स जो है वो स्टील फोर्जिंग या स्टील कास्टिंग के थ्रू बनाया जाता है। व्हील्स के लिए अगर स्टील कास्ट किया जाता है देन उसमें कंट्रोल्ड प्रेशर पोरिंग प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है। ये प्रोसेसेस जो है दोस्तों ये अपने आप में काफी डिटेल्ड, काफी इलेबोरेट और काफी सीक्वेंस्ड प्रोसेसेस है जिसके बारे में मुझे बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए जो है मैंने इनको इस वीडियो में इंक्लूड नहीं किया है। अगर आप चाहे आप डेफिनेटली इंटरनेट में रिसर्च करके या इसके रिलेटेड किताब पढ़ के आप इस बारे में ज्यादा नॉलेज गेन कर सकते हैं। यहाँ पे जो है
मैंने ब्रॉडली एक्सेल्स और व्हील्स का केमिकल कंपोजिशन दिखाया है ताकि आपको ये पता चले कि इनमें एक्चुअली क्या क्या चीजें होती है और किस रेंज में होती है। लेकिन चाहे वो एक्सेल हो या व्हील हो, ये एलिमेंट्स और ये कंपोजिशन जो है ये बदल सकते हैं, चेंज हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कि उस पर्टिकुलर एक्सेल या व्हील का क्या डिजाइन रिक्वायरमेंट है, क्या उसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और सीक्वेंस है और क्या उसका ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट है। जैसे कि मान लीजिए एक वैगन का पर्पस एक पैसेंजर कोच का पर्पस से अलग होता है, इसलिए एक वैगन का व्हील का पर्पस एक पैसेंजर कोच का व्हील का पर्पस से अलग होगा, और इसीलिए एक वैगन का व्हील का साइज और केमिकल कंपोजिशन एक पैसेंजर कोच का व्हील का साइज और केमिकल कंपोजिशन से भी अलग हो सकता है। एक और मैं आपको अगर काफी एक जनरल और काफी सिंपल से एक एग्जांपल दूं, तो वो मान लीजिए कि कोई खाना का कोई मेनू है और उसको बनाने के लिए 5 पर्टिकुलर मसाला का जरूरत पड़ता है। एक आदमी 10 ग्राम करके उन 5 मसालों का यूज करके वो मेनू बनाता है, और वही दूसरा आदमी उन्हीं 5 मसालों का यूज करता है, लेकिन किसी से 5 ग्राम यूज करता है, किसी से 15 ग्राम यूज करता है, किसी से मान लीजिए 20 ग्राम यूज करता है और सेम मेनू बनाता है। तो क्या होगा, मेनू का नाम तो वही रह जाएगा, लेकिन जो मेनू का जो टेस्ट है, जो खाने का जो टेस्ट है, वो बदल जाएगा। इसको अगर हम रिलेट करते हैं एक्सेल्स और व्हील्स के हिसाब से, तो मेनू का जो नाम है वो रिलेट हो जाता है एक्सेल्स एंड व्हील्स। जो टेस्ट है वो रिलेट हो जाता है कि डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स। तीसरा जो चीज है जो कि मसाला है, वो रिलेट हो जाता है एलिमेंट्स के साथ में, और चौथा जो है क्वांटिटी, वो रिलेट हो जा रहा है जो कंपोजिशन है उसके साथ में। अभी जो है दोस्तों, हम काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक पे आ गए हैं जो कि है कोनिंग और टेपरिंग ऑफ व्हील ट्रेड्स। अगर आप लोगों ने पहले ध्यान दिया होगा तो आप देखे होंगे कि जो व्हील का जो ट्रेड है वो पूरा पूरा फ्लैट नहीं होता है, वो तिरछा होता है, वो टेपर्ड होता है या वो स्लोप्ड होता है व्हील के बाहरी तरफ में। स्टैंडर्ड के हिसाब से ये टेपर जो है 1:20 रखा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए ट्रेड और फ्लैंज का जो कॉमन लाइन है, वहां पे अगर ट्रेड डायमीटर 1000 मिलीमीटर है और ट्रेड का जो विड्थ है वो 100 मिलीमीटर है, तब जो है ट्रेड एज पे जो इसका डायमीटर होगा वो 990 मिलीमीटर हो जाएगा। ये कैसे हुआ? 20 मिलीमीटर में 1 मिलीमीटर अगर घटता है, देन 100 मिलीमीटर में 5 मिलीमीटर घटेगा। और इसलिए कि पूरा पहिया गोल है, अगर पूरा गोलाई पे अगर 5 मिलीमीटर घटता है, देन ओवरऑल में पूरा गोलाई में 10 मिलीमीटर का माइनस हो जाएगा डायमीटर पे। तो 1000 माइनस 10 जो है वो 990 मिलीमीटर हो जाता है। कोनिंग या टेपरिंग करने से क्या क्या पर्पस फुलफिल होते हैं या क्या क्या इसके फायदे होते हैं? पहला, व्हील सेट जो है वो अपने आप कर्व की दिशा में मुड़ने लगती है। दूसरा, जब भी एक व्हील सेट एक कर्व पे मूव करती है तो ये जरूरी हो जाता है कि उसका अंदर वाला जो व्हील है वो कम डिस्टेंस ट्रैवल करे और बाहर वाला जो व्हील है वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करे। तो ये पर्पस भी कोनिंग से फुलफिल हो जाता है। तीसरा, व्हील सेट को जो है वो पूरा ट्रैक के ऊपर में अलाइन रखता है, उसको इधर उधर भागने नहीं देता है तब तक जब तक ना कोई एक्सटर्नल फोर्सेस जो है उस व्हील सेट को इधर उधर भागने पे मजबूर कर दे। एक्सटर्नल फोर्सेस का अगर हम एग्जांपल ले तो वो किसी तरह का डिफेक्ट हो सकता है, हाई ट्रेन स्पीड्स भी हो सकता है। दोस्तों, व्हील ट्रेड का कोनिंग कैसे उन 3 पर्पसेस को फुलफिल करता है, ये समझने के लिए मैं आपको यहाँ पे 3 कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा। पहला कॉन्सेप्ट है कि कभी भी अगर आप किसी सर्कुलर ऑब्जेक्ट जो कि टेपर्ड है उसको अगर आप रोल करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली एक कर्व्ड पाथ में ही हमेशा रोल करेगी।
यहाँ पे जो है मैंने ये वीडियो या ये एग्जाम्पल जो है एक ग्लास के जरिए दिखाया है जो कि इस कंसेप्ट को वेरीफाई करती है। दूसरा कंसेप्ट ये है कि कभी अगर एक सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट को एक कर्व्ड पाथ में रोल करना पड़े तो इनर कर्व के तरफ उस ऑब्जेक्ट का जो साइड होगा उस साइड को कम डिस्टेंस तय करना पड़ेगा और आउटर कर्व के तरफ उस ऑब्जेक्ट का जो साइड होगा उस साइड को ज्यादा डिस्टेंस तय करना पड़ेगा। ये चीज हम दो तरीकों से अचीव कर सकते हैं व्हील्स के लिए। पहला तो यह है कि हम दोनों व्हील को जो है इंडिपेंडेंटली घूमने के लिए अलाउ कर दे, मतलब एक व्हील को धीरे घूमने दे, एक व्हील को तेज घूमने दे। दूसरा उपाय यह है कि हम व्हील्स का जो डायमीटर है उसको कम ज्यादा करते रहे, मतलब अगर बायां कर्व है तो बाएं साइड का व्हील को जो है उसका डायमीटर कम कर दे, दाहिने साइड का व्हील का डायमीटर को बढ़ा दे। अगर दाहिना कर्व है तो फिर दाहिने साइड का व्हील का डायमीटर को छोटा कर दे और बायां साइड का जो व्हील है उसका डायमीटर को बड़ा कर दे। पहला वाला जो उपाय था दोस्तों जिसमें मैंने व्हील्स को इंडिपेंडेंटली रोटेट करने का बात कहा, वो जो है वो मेनली रोड व्हीकल्स में यूज किया जाता है उस कॉन्सेप्ट को। जो ड्राइविंग व्हील्स होते हैं उसको जो है डिफरेंशियल गियरबॉक्स के थ्रू से उसको फैसिलिटेट किया जाता है कि फॉर एग्जांपल जब मान लीजिए अगर कोई ट्रक बायां तरफ मुड़ रहा है तो पीछे वाला उसका अगर वो रियर एक्सेल ड्रिवेन है वो ट्रक, तो उसका पीछे वाला जो व्हील होगा लेफ्ट साइड का वो धीरे घूमेगी, इसलिए वो कम डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। और दाहिना साइड वाला जो व्हील होगा वो तेज घूमेगी, इसलिए वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। और सामने वाला जो व्हील्स होता है दोस्तों वो अधिकतर समय वो फ्री व्हील्स होता है, जो क्योंकि वो तो ड्रिवेन व्हील्स होते नहीं है इसलिए वो फ्री रहते हैं। दूसरा वाला जो उपाय है डायमीटर कम ज्यादा करने का, वो कॉन्सेप्ट जो है वो रेलवेज में यूज किया जाता है। यहाँ पे जो है मैंने एक सिंपल सा स्केच बनाया है ये दिखाने के लिए कि व्हील्स जो है वो कर्व में कैसे रहते हैं और कैसे जो है ये हम कहते हैं कि जो अंदर वाला व्हील है उसको कम डिस्टेंस तय करना पड़ता है और बाहर वाला जो व्हील है उसको ज्यादा डिस्टेंस तय करना पड़ता है। यहाँ पे जो है एग्जाम्पल के तौर पर मैंने फिर से उसी ग्लास के इस्तेमाल किया है और ये वीडियो बनाया है जो कि कॉन्सेप्ट 2 को वेरीफाई करता है कि ऑब्जेक्ट के जिस साइड पे डायमीटर कम है वो साइड कम डिस्टेंस ट्रैवल करता है और उसी ऑब्जेक्ट के जिस साइड में डायमीटर ज्यादा है वो साइड ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करता है। ग्लास पे जो है मैंने सिर्फ एक ही टर्न के लिए इस एग्जाम्पल को बनाया है, इस वीडियो को बनाया है, इसलिए मैंने मार्किंग करके रखा है ताकि मुझे ये पता चले कि ग्लास का जो है एक टर्न कब कंप्लीट होता है। एक टर्न कंप्लीट होने के बाद में मैं हर एक पॉइंट्स के बीच में उस डिस्टेंस को मेजर करता हूं और आप देखेंगे कि ये जो डिस्टेंस है वो डायमीटर जिस साइड में ज्यादा है उस साइड में डिस्टेंस ज्यादा है और डायमीटर जिस साइड में कम है उस साइड में डिस्टेंस भी कम है।
ये इमेज एक व्हील सेट को एक लेफ्ट यानी बाएं कर्व के ऊपर दिखाता है। होता क्या है कि ट्रेन के मूवमेंट के चलते जो इनर्शिया और सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस डेवलप होते हैं वो व्हील सेट को आउटर रेल की तरफ में शिफ्ट करता है, जिसके चलते आउटर रेल के ऊपर में व्हील का हायर डाया कांटेक्ट में आता है और इनर रेल के तरफ में व्हील का लोअर डाया कांटेक्ट में आता है। तो कॉन्सेप्ट 1 और 2 के हिसाब से और इस इमेज को देख के आप समझ सकते हैं कि व्हील ट्रेड का टेपर करना या व्हील ट्रेड का कोनिंग करना कैसे एक व्हील सेट को ऑटोमेटिकली एक कर्व की दिशा में घूमने में मदद करता है और कैसे जो है एक कर्व नेगोशिएट करते टाइम व्हील का जो डायमीटर है वो कर्व के हिसाब से कम और ज्यादा होता है, ताकि जो अंदर वाला कर्व हो उस साइड में जो व्हील है वो कम डिस्टेंस ट्रैवल कर सके और जो आउटर वाला कर्व हो उस साइड में जो व्हील है वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर सके। और ये है कंसेप्ट 3 जो कि है आखिरी कंसेप्ट। और इस कंसेप्ट को मैं आपको बिल्कुल एक रेलवे व्हील सेट का एग्जांपल देते हुए ही समझाऊंगा। जैसे कि मैंने इस इमेज में दिखाया है, एक व्हील सेट को बिल्कुल स्ट्रेट ट्रैक के ऊपर में रखा हुआ है। इस व्हील सेट के दोनों व्हील्स में बिल्कुल इक्वल टेपर है। अभी क्या होगा, जैसे ये व्हील सेट को रोल किया जाएगा, इस व्हील सेट का हमेशा टेंडेंसी यही रहेगा कि वो खुद को बिल्कुल इस ट्रैक के अकॉर्डिंगली सेंट्रली लोकेट कर ले। मतलब इस व्हील सेट का जो सेंटर लाइन है और जो ट्रैक का सेंटर लाइन है वो हमेशा कोइंसाइड रहने का कोशिश करेगा। इस पोजीशन को हम इक्विलिब्रियम पोजीशन कहते हैं। और ये इक्विलिब्रियम पोजीशन तब तक रहेगा जब तक ना कोई एक्सटर्नल फोर्स जो है इस पोजीशन को डिस्टर्ब कर दे। ये पोजीशन रहने का कारण क्या है, जस्ट आप नोटिस कीजिए, राइट साइड का जो व्हील है वो अगर अपने टेपर्ड सेक्शन के चलते नीचे आने का कोशिश करता है स्लिप करके, लेफ्ट वाला जो व्हील है उसका भी बिल्कुल सेम टेंडेंसी होगा, बिल्कुल इक्वल टेंडेंसी होगा स्लिप करके नीचे आने का। बट इसलिए कि दोनों व्हील एक कॉमन एक्सेल के साथ में रिजिडली कनेक्टेड है, टाइटली कनेक्टेड है, वो एक दूसरे का टेंडेंसी को अपोज कर देगा। तो जब भी ये स्ट्रेट ट्रैक पे रोल करते रहेगा, इसका टेंडेंसी यही रहेगा कि ये बिल्कुल जो है एकदम ट्रैक के सेंटर लाइन के साथ में खुद का जो सेंटर लाइन है व्हील सेट का वो एकदम कोइंसाइड करते हुए चले, बिल्कुल मैच करते हुए चले। इन केस अगर मान लीजिए इक्विलिब्रियम पोजीशन डिस्टर्ब होता है, उस केस में आप मान लीजिए कि व्हील सेट जो है किसी कारणवश लेफ्ट साइड में चला गया। जैसे ही व्हील सेट लेफ्ट साइड में जाएगा, क्या होगा, लेफ्ट व्हील का जो लार्जर डाया है वो लेफ्ट रेल के कांटेक्ट में आएगा और राइट व्हील का जो स्मॉलर डाया है वो राइट रेल के कांटेक्ट में आ जाएगा। जैसे ही होगा, व्हील सेट का टेंडेंसी क्या होगा कि वो दाहिने कर्व, एक दाहिना साइड के कर्व लेने का कोशिश करेगा। जैसे ही वो कोशिश करेगा, वो दाहिना तरफ घूमेगा भी। जैसे ही घूमेगा, ट्रैक तो बिल्कुल स्ट्रेट है, तुरंत क्या होगा, थोड़ा घूमने के बाद ही फिर जो है व्हील का जो बीच वाला डाया है, जो दोनों रेल के लिए नॉर्मल कंडीशन में जो बिल्कुल सेम वाला डाया है, वो फिर से कांटेक्ट में आ जाएगा। कि इसका मतलब क्या होगा कि राइट वाला व्हील जो है फिर से राइट रेल के साथ में अपना पोजीशन बना लिया, लेफ्ट वाला व्हील जो है वो फिर से लेफ्ट रेल के साथ में अपना पोजीशन बना दिया। और एज अ कॉमन, एज अ होल व्हील सेट जो है ये पूरा एज अ सिंगल ऑब्जेक्ट जो है रेल ट्रैक के हिसाब से खुद को एक सेंट्रल पोजीशन में लोकेट कर दिया। तो इससे ये समझ में आता है कि कैसे व्हील ट्रेड का टेपरिंग जो है एक व्हील सेट को सेंट्रली या इक्वली रेल्स के हिसाब से लोकेट करने में मदद करती है, कैसे रेल ट्रैक के हिसाब से खुद को अलाइन रखने में एक व्हील सेट को मदद करती है। That's all friends. Many thanks for watching this video. अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पे अगर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।
मेरा एक दूसरा चैनल है अभिजीत लाइवली लाइफ एंड इंजीनियरिंग, उसको भी आप देखिए। अगर पसंद आता है तो उसमें भी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। वंस अगेन, थैंक यू वेरी मच।